नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पीछे के अध्ययन में हमने नंबर 1 भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी को पढ़ा था और सूरदास जी के 4 बड़ी महत्वपूर्ण जो पद रचित थे उन पदों को हमने पढ़ा था। और आगे की कड़ी में हमने दूसरा अध्याय जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था वो भी भक्ति काल का था। भक्ति परंपरा में राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो दूसरा पाठ था रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बाल कांड से लिया गया जो लक्ष्मण परशुराम संवाद था, उसे हमने विस्तृत व्याख्या के साथ देखा था। और उसके बाद में हमने तीसरे अध्याय के अंदर रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण कवि सेनापति के जीवन परिचय के बारे में और उनकी संक्षिप्त रचना परिचय के बारे में हमने पीडीएफ के माध्यम से देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं रीतिकालीन कवियों में सेनापति, और सेनापति के द्वारा रचित कवित रत्नाकर में से ली गई एक छोटी सी जो यहाँ 3-4 ऋतुओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ऐसी कवित रत्नाकर में से ली गई इनकी जो ये ऋतु वर्णन नाम की कविता है, इसे आज हम कविता भी नहीं कह सकते हैं, इनके कवित है। छंद की दृष्टि से देखा जाए तो ये कवित हैं और यहाँ सेनापति ने 4 कवित प्रस्तुत किए हैं। अगर हम छंद की बात करें, क्योंकि छंद थोड़ा उच्च स्तर की, थोड़े ऊपर के स्तर के हैं, उच्च स्तर के हैं, लेकिन हमें इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे इस पाठ में जो 4 कवित लिए गए हैं कवित रत्नाकर रचना में से, जो ऋतु वर्णन के अंदर 4 ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है, उन 4 ऋतुओं के वर्णन में ये जो 4 कवित हैं, इन चारों कवित के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि कवित छंद में आता है। और छंद होता क्या है कि यति है, गति है, लय, तुक आदि के नियमों में बंधी हुई जो रचना होती है वो छंद कहलाती है। क्लियर? छंद कहलाती है, लेकिन छंद भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक छंद। छंद 1 नंबर मात्रिक छंद और 2 नंबर वर्णिक छंद। चलिए हम बात करते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि मात्रिक छंद इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है, और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। या तो जो रचना दी हुई होती है या जो जैसे चरण दिए हुए होते हैं, जो जैसा अंश पद है उसमें मात्रा होती है, जो मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें मात्रा लघु भी होती हैं और गुरु भी होती है, यानी कि छोटी मात्रा भी होती है और बड़ी मात्रा भी होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के नियम हैं, लेकिन उस नियमों को जानने से पहले हमें इस चीज़ को पढ़ना अति आवश्यक है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मात्रिक छंद में केवल इतना याद रखना है कि मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में जो वर्णों की गणना की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो दिया गया ये छंद है, जो कवित छंद, हम कवित का, यानी कि हमने अनेक बार नाम ले लिया इसका कवित, तो ये जो कवित छंद है ये है वर्णिक छंद। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है ये। कवित और कवित भी 3 प्रकार के होते हैं। कवित छंद भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
मनहरण कवित्त, और नंबर 2 रूपधनाक्षरी। रूपधनाक्षरी कवित्त, और नंबर 3 देवधनाक्षरी। ये 3 प्रकार के कवित्त होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मनहरण कवित्त, रूपधनाक्षरी कवित्त और देवधनाक्षरी कवित्त। इसको संक्षिप्त में हम अगर बात करें तो मन, रूप और देव, लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है? हमें पहुँचना है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं हमारे इस पहले कवित्त की, जो सेनापति के द्वारा जो वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस कवित्त के बारे में हम बात करते हैं कि ये कवित्त कौन सा है, मनहरण कवित्त है या रूपधनाक्षरी है या देवधनाक्षरी है। तो यहाँ जो ये कवित्त दिया गया है ये हमारे मनहरण कवित्त। कौन सा कवित्त है? मनहरण कवित्त है। और मनहरण कवित्त में देखो, हमने कहा था वर्णित छंद है, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, यानी कि इसके अंदर वर्ण कितने होते हैं? तो इनमें वर्णों का भी क्रम होता है, यानी कि इनके प्रत्येक चरण में है जो 16 और 15 वर्ण होते हैं। चरण कौन सा? ये चरण, ये पूरा चरण, ये चरण। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? 16 और 15 के क्रम में, यानी कि प्रथम चरण में 16 वर्ण हो गए और द्वितीय चरण में 15 वर्ण होंगे। कुल कितने हो गए? 31। तो दोनों मिलाकर हो गए 31 वर्ण। तो मनहरण कवित्त के अंदर 31 वर्ण होते हैं, रूपधनाक्षरी में 32 होते हैं और देवधनाक्षरी में, यानी कि इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जबकि मनहरण तक हमें सीमित रखना है। इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 15 के क्रम में वर्ण होते हैं। तो आप गिन लीजिए, भले ही इसमें वर्ण गिनने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होंगे। और दूसरे चरण यानी कि प्रत्येक चरण में 16 और 15 के क्रम में ही होंगे। दूसरे में 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि इस प्रकार पूरे चरणों की आप काउंटिंग कर लेना। इसमें 16 और 15 के क्रम में ही वर्ण मिलेंगे। तो ये है कवित्त कौन सा? मनहरण कवित्त। तो यानी कि इस बात को हम यहाँ से रब कर देते हैं, ध्यान में रखना इसको और नोट भी कर लेना। हम सेनापति के द्वारा जो कवित्त रत्नाकर में से लिया गया कवित्त है वो कौन सा कवित्त है? मनहरण कवित्त है। और मनहरण कवित्त में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 31 और किस क्रम में होते हैं? 16 और 15 के क्रम में दिए हुए होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की, यानी कि व्याख्या करते समय व्याख्या में विशेष बिंदु के अंदर हम ये बिंदु लिख सकते हैं, वह ये नोट करके हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अंश में सेनापति के द्वारा मनहरण कवित्त का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आगे अगर विस्तार से लिखना चाहते हो तो मनहरण कवित्त में क्रमशः 16 और 15 के क्रम में मात्राएं वर्ण दिए हुए होते हैं। चलिए हम बात करते हैं सेनापति के बाद और सेनापति की इस रचना के ऊपर। तो क्योंकि पहले ही हमने ये जाना था, इनके परिचय में बात की थी हमने कि सेनापति सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये कह सकते हैं या ऋतु वर्णन कहेंगे तो बहुत ही उचित होगा, क्योंकि जो रीतिकालीन कवि हुए हैं उन रीतिकालीन कवियों में अगर किसी ने ऋतु वर्णन का बड़ा ही सटीक सुंदर वर्णन किया है, सेनापति ने प्रकृति के सूक्ष्म वर्णन करने में सिद्ध हस्तता प्राप्त की है और साथ ही साथ ऋतु वर्णन में श्रृंगार रस का सौंदर्य भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस कारण इन्हें संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन करने में भी सिद्ध हस्त कवि माना जाता है कि इन्होंने वीर वेदना का भी सुंदर वर्णन किया है। वियोग का भी यहाँ वर्णन मिलेगा हमें देखने में वर्षा ऋतु के अंदर, आगे जब हम कविता इसका पढ़ेंगे तो, और संयोग का भी हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के श्रृंगार रस का भी इन्होंने अपने इस ऋतु वर्णन में जो सुंदर वर्णन किया है।
और सेनापति ने सभी ऋतुओं का वर्णन इतनी सजीवता से किया है, इतने सूक्ष्म अंकन के साथ किया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो पहला कविता हम पढ़ रहे हैं, इसमें वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वसंत ऋतु राजा की भांति आ रहा है और साथ में उसके सेना सजी हुई है, जो अपने सारे जो सेना के जितने अंग होते हैं उन अंगों से सही पूरी सेना, यानी कि यहाँ इन्होंने उपमा देते हुए रूपक बांध कर अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। और इन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए भी शीतल छायादार दृश्यों को प्रस्तुत किया है। तो वर्षा ऋतु में बादलों की, घटाओं का, जल वर्षण का भी बड़ा सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ शीत ऋतु का भी वर्णन इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में किया, जिसको हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं इसका पहला कवित्व, जो मानहरण कवित्व के रूप में हमने अभी इसकी वर्णित छंद के रूप में विशेषता देखी थी, तो उसका पहला, जिसमें वसंत रूपी राजा के आगमन का वर्णन किया गया और उसकी स्तुति गान में किस प्रकार से बंदी जन के रूप में कोयल, तोते, भ्रमर वो स्तुति कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ इन्होंने प्रकृति का आलम्बन करते हुए वर्णन किया है। साथ ही साथ यहाँ वसंत के आगमन पर ऐसा बताया गया है कि उस समय प्रकृति के अंदर इतने बदलाव आ जाते हैं, जिसमें हम बात करें रंग बिरंगे फूलों की, लताओं की, पेड़ पौधों की, जो हरी भरी पत्तियों युक्त जो टहनियाँ हैं उसकी, और साथ ही साथ अगर पत्ते हैं, कौंपले हैं, यानी कि इतनी कल्पना शैली के साथ इन्होंने वसंत ऋतु के वर्णन को यहाँ प्रस्तुत किया है, इसके सौंदर्य को यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसे हम देखेंगे। तो पहला कविता है जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, और वसंत ऋतु को भी किसके रूप में माना गया, एक राजा के रूप में माना गया, और साथ ही साथ वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। ये भी प्रश्न है कि किस ऋतु को सेनापति ने ऋतुराज कहा है। तो ऋतुराज यानी कि ऋतुओं में राजा, यानी कि सबसे सुंदर ऋतु कौन सी है, तो वह है वसंत ऋतु। तो कवि सेनापति ने ऋतुराज किसे कहा है, वसंत ऋतु को कहा है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं कि बरन बरन, बरन बरन विभिन्न रंगों के, विभिन्न रंगों के। रंगों के, तरु, तरुवनी, वृक्ष या पेड़, फूले, फूले यानी फूलों से भरे हुए, फूले का अर्थ हो जाएगा फूलों से भरे हुए या लदे हुए, या फूलों से फूले हुए, उपवन, बगीचे, उद्यान, बगीचे या उद्यान, और वन, वन का अर्थ हो जाएगा वन, वही बगीचे, उद्यान, वन, वन। आगे बात करें सोई, वही चतुरंग, चतुरंग यानी कि सेना की चार अंग, चतुरंग, चतुरंग यानी सेना के चार अंग, जिसमें चतुरंग, चतुरंग यानी सेना के चार अंग, जैसे सेना के चार अंग कौन कौन से, नंबर 1 हाथी, नंबर 2 घोड़े, नंबर 3 पैदल सैनिक, और नंबर 4 रथ। यानी कि इन चार चीजों को है जो सेना के चार अंग माने गए हैं। और यहाँ आगे संघ का अर्थ होता है साहत, दल, दल का अर्थ होता है सेना, संघ सात, दल सेना। लयतु, लयतु का अर्थ होता है लिए हुए, यानी साहत में लिए हुए।
साथ में लिए, लिए सुनी, लिए हुए यानी कि साथ में लिए हुए, साथ में लिए, जो कुछ आया संग संग यानी साथ में। बंदी, यहाँ बंदी का अर्थ है यश गान करने वाला। बंदी का अर्थ हो जाएगा यश गान करने वाला, यानी कि जैसे चारण है या भाट है जो स्तुति गान किया करते हैं उसे कहा गया है बंदी जन। चारण या भाट उनके द्वारा जो स्तुति गान किया जाता है वो कहलाते हैं, यानी कि यश का गान करने वाले, उनकी कीर्ति का ज्ञान करने वाले। और जिमी, जिमी यानी जैसे या के समान, जैसे या के समान, जैसे ले लो या के समान। बोलत बिरद, बिरद यानी यश, बीज यानी बिरुदावली, जो बिरुदावली का यश गान करना। कोकिल का होता है कोयल। गुंजित, गुंजित यानी गुंजायमान करना है, गुंजन करना। मधुप, मधुप का अर्थ होता है भौरा, भौरा। गान, गुण, तो इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा गुण गान करना। गान, गुण, गुण यानी गुण गान करना। गयतु, गयतु यानी गाते हुए, गुण गान करते हुए, गाते हुए। आवे, आवे आना, आवे, आवे आना, आना किसका आना कहा गया है यहाँ? आवे यानी कि इसमें अर्थ निकलेगा वसंत ऋतु का आना। आस पास यानी कि आस पास। पुहुपन, पुहुपन का अर्थ होता है फूल या पुष्प। पुहुपन यानी कि फूलों या पुष्पों की सुबास, सुबास यानी सुगंध, सुगंध। सोई, सोने के सुगंध। मांझ, सने, सने यानी व्याप्त या लिप्त। और मांझ, मांझ यानी बीच में, बीच में। रहते यानी रहते हैं। शोभा, शोभा का अर्थ यहाँ ले लेंगे हम शोभा को। समाज, समाज का यानी समूह में। शोभा को समाज यानी शोभा के समूह में, समूह। सुख साज यानी कि सुख साज सजा के साथ में, साज सजा के साथ में। आज, आज ने आज। आवत, वसंत, ऋतुराज यानी ऋतु का राजा, वसंत। कयतु कहते हुए ऐसे वर्णन कर रहा है सेनापति जी। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थों के साथ साथ हम भावार्थ देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से रीतिकालीन कवि सेनापति ने अपनी इस ऋतु वर्णन की, जो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि अदम्य शक्ति है उनकी, जो एक प्रकार की उसमें विशेषता रही है ऋतु वर्णन करने की, कि उसके आधार पर कवि सेनापति ने किस प्रकार से है जो अलग अलग ऋतुओं का वर्णन करते हुए, जो पहले ही कवित्व के अंदर जो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है उसको किस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है, तो उसे हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वही हमारी, क्योंकि इस कवित्व की हम बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और इसे आगे जो अगला कवित्व है, अगली ऋतु का वर्णन है सेनापति के द्वारा किया गया, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सप्रसंग की बात करते हैं, जो व्याख्या का अंग है एक प्रकार का सप्रसंग। तो सप्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण है या प्रस्तुत कवित्व है कवि सेनापति के द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर से उद्धृत ऋतु वर्णन कविता से लिया गया है, और इसमें वसंत ऋतु को एक राजा की भांति बताकर, वसंत ऋतु को एक राजा की भांति बताकर ऋतु राज अर्थात सभी ऋतुओं में राजा बताकर है, जो ऋतुओं में हम ऐसा कह सकते हैं कि राजा नाम को सार्थक करके इन्होंने बताया गया है। और साथ ही साथ वसंत आगमन पर प्रकृति के जो विविध दृश्य हैं उन दृश्यों का वर्णन भी सेनापति ने यहाँ किया है।
उन दृश्यों के वर्णन का भी यहाँ सेनापति ने बड़ी सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हम देखते आगे जो अगला अंग है व्याख्या का, जो आता व्याख्या। तो कवि सेनापति जी या वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि बरन बरन तरु फूल उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लय यतु है। यानी कि यहाँ कवि सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है, क्योंकि यहाँ राजा की भांति बताया गया उसे, तो वो राजा की भांति आ रहा है। तो वसंत ऋतु के आने पर होता क्या है, प्रकृति के अंदर चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसकी जगह नई नई कोंपले फूट जाती है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों के ऊपर, लताओं के ऊपर, पूरे बगीचे के अंदर, उद्यानों के अंदर, उपवन के अंदर, यानी कि सारे पेड़ पौधों के ऊपर, लताओं के ऊपर नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति का एक नयापन आ जाता है, प्रकृति एकदम नई लगने लग जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि उस समय कौन सी ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है। और ऐसे ही ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि उद्यानों और वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं। बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के तरु यानी वृक्ष, पेड़, फूले यानी फूल गए हैं, फूलों से फूले हुए हैं, फूलों से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, उपवन यानी बाग बगीचा, बगीचे या उद्यान, वन यानी कि सारे जंगल में, यानी कि हमारी चारों ओर की जो जितनी प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, लताएं जो है वो सारी है, जो नए पत्तों से, कॉम्पलों से, उनके ऊपर फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है, यानी कि फूलों से फूले हुए हैं। तो कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु के आने पर उद्यान है, वन है, उपवन है, उसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल है, वो फूलों से फूले हुए पेड़ किसके समान लग रहे हैं, राजा की सोई, यानी कि वो चतुरंग यानी कि चार अंगों वाली, यानी कि राजा की सेना ये जो चार अंग होते हैं, वो चार अंगों की जो चतुरंगिणी सेना कह सकते हैं हम, उसके रूप में सुशोभित हो रहे हैं संगदल, यानी कि वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो अपने साथ में सब लेके आ रहे हैं। अर्थात सेना के चार अंग यानी कि हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ, ये सारी चीजें किसके बताया गया है, यानी कि प्रकृति के अंदर जो पेड़ों के ऊपर फूल हैं, अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं, लताएं हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार की कौंपले हैं, पत्तियां, जो भी पादप की यहाँ की कल्पना शैली में वर्णन किया गया है सेनापति के द्वारा, उसे यहाँ तुलना की गई है किससे, मतलब राजा की चतुरंगी सेना के रूप में। और आगे क्या कहा है कि बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गई यतु है। और आगे क्या कहा है, बंदी जन यश गान करने वाले चारण भाट। और राजाओं का यश गान कौन करते थे, चारण भाट, यानी कि वो उनकी स्तुति गान किया करते थे। तो यहाँ स्तुति गान में क्या कहा गया, बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है। यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि यहाँ किसे कहा गया है, वीर कोकिल, कोकिल कोयल को। आगे एक शब्द और आएगा हमारे पास, गुंजत मधुप भंवरा। तो यहाँ कोयल, भंवरा, तोते आदि से क्या कहा गया है, बंदीजन कहा गया है। ये भी हमारा एक पीछे प्रश्न है कि कवि सेनापति ने बंदीजन किसे कहा है, तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि कोयल, बरमर और तोते को कवि ने बंदीजन कहा है। तो आगे यहाँ सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत में जैसे तोते हैं, कोयल है, उसकी जो मधुर स्वर में जो आवाज होती है वो किसके समान लग रही है, उनकी मधुर आवाज किसकी, कोयल की, भंवरों की, तोतों की, जो वसंत ऋतु में उनकी जो आवाज होती है, मधुर आवाज होती है, मीठी आवाज होती है, वो जिमी यानी के समान किसके समान लग रही, बंदीजन यानी कि यश गान करने वाला था, चारण भाट की तरह, यानी कि बंदीजन की भांति सुंदर विरुदावली के, यानी कि विरद वीर यश और वीर विरुदावली के रूप में है जो लग रही है। अर्थात उसके समान हमें सुशोभित होते हुए लग रही है। अर्थात वे वसंत रूपी राजा का क्या कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं स्तुति गान, कोकिल और मधुप यानी कि कोयल और भौरे है जो राजा का स्तुति गान कर रहे हैं। साथ ही साथ भौरे गुण ग्रहण करते हुए आगे क्या कहा है, गुंजत मधुप गान गुन गई, तो यानी कि गुंजत यानी गुंजायमान करना, मधुप यानी भौरे, और भौरे क्या कर रहे हैं,
गुणगान करते हुए अर्थात गुणग्रण करते हुए, उसका यशोगान करते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं, मधुर गुंजन की आवाज कर रहे हैं। और वसंत के आगमन के साथ में ही क्या हो जाता है, आसपास पोहपन की सुबास सोही। पोहपन यानी फूलों और पुष्पों, यानी कि आसपास प्रकृति के अंदर जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसके ऊपर जो फूले हुए जो फूल होते हैं, उन फूलों की सुगंध आ रही है। सुबास, सुबास यानी सुगंध, सोई, पुहपन यानी फूलों और पुष्पों की आसपास आवे, यानी कि वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो जितने भी पादप है, लता है, या जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर आए हुए जो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे जो फूल हैं, उन फूलों की है जो बड़ी सुगंध मतलब बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, जो हमें दुगना आनंद प्रदान कर रही है। सोने की सुगंध मांझ सन रही है, तो यानी सोने की सुगंध के समान लग रही है। वसंत के आगमन से आसपास के जितने भी फूल हैं, उसकी जो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, जो सोने में सुगंध होने से दुगना आनंद, यानी कि सोने की सुगंध, यानी कि वो बीच में, यानी कि इस बीच में हमें ऐसा लग रहा है कि वो सोने की सुगंध वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है, अर्थात वसंत के आगमन पर वो हमें सुगंध होने से दुगना आनंद प्रदान करने वाली लग रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थात उस समय जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस समय प्रकृति के अंदर क्या होता है कि सरसों के सोने जैसे पीले पीले फूल होते हैं, उस फूलों के साथ में जो सुगंध का छा जाना है, वो भी एक प्रकार की सोने की सुगंध की बात को प्रत्यक्ष कर रहा है। और साथ ही साथ सोने की सुगंध मांझ सन रही यतु है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, यानी कि आगे कवि कहता है कि सेनापति की शोभा के समूह के रूप में, सेनापति जी कहते हैं कि शोभा के समूह में, शोभा को समाज, समाज यानी समूह, शोभा के समूह में सेनापति जी कहते हैं कि सुख साज, यानी कि बड़ी पूरी तरह से सुख साज सजा के साथ में, साज आज आवत यानी कि आ रहा है, वसंत, वसंत यानी वसंत ऋतु, राज ऋतुओं का राजा वसंत है, वो आज किस प्रकार आ रहा है, किसकी भांति आ रहा है, वो एक प्रकार के जो शोभा के समूह में और सुख में सुंदर साज सजा के साथ है, जो उसका आज आगमन हो रहा है। और उसके साथ में कौन है, जो सेना के चार अंग रूपी चतुरंगिणी रूपी जो सेना है, वो उसके साथ में, यानी कि उसे लिए हुए वो आ रहा है। और उसके आगमन पर कोयल है, भ्रमर है, भौरा है, वो क्या कर रहा है, उसका यश गान कर रहा है, स्तुति गान कर रहे हैं। और प्रकृति के अंदर जो जितने भी पादप हैं, पादप है, पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर जो आए हुए फूल हैं, वो भी है जो अपनी सोने जैसी सुगंध के साथ है जो उसका स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे बगीचे हैं, उपवन है, वो फूलों से लदे हुए हैं, उनकी जो सौंधी सौंधी सुगंध है, वो भी एक प्रकार की सोने में सुगंध वाली बात को प्रत्यक्ष कर रही है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ कवि सेनापति ने जो वसंत के आगमन पर प्रकृति के जो विभिन्न दृश्य हैं, उन दृश्यों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। कल्पना शैली के साथ भी हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विशेष की अगर बात करें तो ऋतु और प्रकृति का वर्णन कवि सेनापति ने यहाँ नवीन कल्पना शैली में, अपनी खुद की जो नवीन कल्पना शैली है, उस कल्पना शैली में किया गया। और साथ ही साथ सुंदर जो रंग बिरंगे प्रकृति के अंदर वसंत रूपी राजा का जो सुख में निवास स्थान बताया गया है, सुंदर जो रंग बिरंगी प्रकृति है, उस प्रकृति को वसंत रूपी राजा का एक प्रकार का सुख में निवास स्थान भी बताया गया है। साथ ही साथ हम अगर कवित छंद की बात करें तो इसमें छंद कौन सा है, कवित छंद का बड़ा ही सौंदर्य से वर्णन किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और अलंकार की दृष्टि से देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी भाषा सरल है, सहज है, आसानी से समझ आने वाली है। और कवि सेनापति रीतिकालीन के कवि हैं। ऋतु एवं प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है।
और शैली की बात करें तो कल्पना शैली तो है ही, साथ वर्णनात्मक शैली भी हो जाएगी और अलंकारिक शैली भी है, क्योंकि इसमें अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से कवि सेनापति ने प्रथम कवित्त के अंदर वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यानी कवि सेनापति ने सभी ऋतुओं में से सबसे सुंदर ऋतु और सभी ऋतुओं यानी कि ऋतुओं का राजा है जो इस वसंत ऋतु को ही कहा गया है। तो आज के इस कवित्त के साथ ही है जो हमने सेनापति का प्रथम कवित्त जो वसंत ऋतु के बारे में बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया था उसको पढ़ने की कोशिश की, और कल हम है जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के वर्णन का जो सुंदर कवित्त है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।